अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास मैनुअल नंबर 3 के ऊपर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इससे पहले मैं एक लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ और इसकी एक्टिविटी से पहले वाला जितना भी हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट था उसको हम लोगों ने कवर किया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी प्री लैब एक्टिविटी से। तो सबसे पहले तो इसमें हमारे पास आ रहा है डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज असाइनमेंट। ठीक है, इसको हम डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों ने मैनुअल स्टार्ट किया तो हम लोग मैनुअल के अकॉर्डिंग ही पढ़ लेते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने का मतलब तो पता होता है ना कि किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरह ही हम लोगों ने बनाना होता है। तो डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज असाइनमेंट या डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो ऐसे कॉपी कंस्ट्रक्टर होते हैं जिनको हम लोग यूज़र डिफ़ाइन नहीं करते हैं, जिनको हम लोग डिफ़ाइन नहीं करते हैं, बल्कि वो ऑटोमेटिकली ही ऑब्जेक्ट के साथ हम उसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं। अदरवाइज हम लोग इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज असाइनमेंट जो है ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है हमारी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि हमारे डाटा मेंबर्स की जो इम्प्लिसिट कॉपी होती है उसको कॉपी करने के लिए एनेबल करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझेंगे ना तो हमारा जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा अगर मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात बताती हूँ तो ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर एक किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की हम लोगों ने कॉपी करनी होती है किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर। जब हम उसका एक और कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉपी करके लिखते हैं विद द कांस्टेंट कीवर्ड, तो वो हमारे पास क्या होता है, हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। वो उस कंस्ट्रक्टर की पूरी जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं उसको अपने अंदर जो है वो समा लेता है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल कोड की बात करते हैं तो इससे आप लोगों को डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज असाइनमेंट और कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो इजीली कवर हो रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए उन्होंने हमारे पास यहाँ पर एक क्लास बनाई है टेस्ट के नाम से, फिर उन्होंने इसका एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाया है और ये जो सिंपल कंस्ट्रक्टर है इसको हम लोग मोस्टली रेगुलर कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। चाहे हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है, चाहे हमें डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज असाइनमेंट ऑपरेटर बनाना है, कुछ भी करना है तो हमें ये कंस्ट्रक्टर जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या इसको रेगुलर कंस्ट्रक्टर कहते हैं वो हमें लाजमी बनाना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले क्लास का नेम। ठीक है, क्लास का नेम टेस्ट था तो यहाँ पर भी हमने क्लास का नेम लिखते हैं। और ये बात याद रखनी है कि हम कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है, बल्कि वो क्लास के नेम के साथ ही यूज़ होता है। उसके बाद हम लोगों ने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बाद अब ये चीज़ जो है इस चीज़ को हम लोग बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है और इसके अंदर जो है वो एक और चीज़ जो है वो कॉपी हो रही है। ठीक है, तो ये टेस्ट है और इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे बिल्कुल इस तरह से जैसे हम लोग, ये क्लास है ना, तो इस क्लास के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी हो रही है ये बिल्कुल बेकार हो जाती हैं जब तक हम लोग मेन फंक्शन के अंदर इसका एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि सारे प्रोग्राम की जो मेन एग्जीक्यूशन होती है वो हमारे मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है। जब अगर हम मेन फंक्शन के अंदर इस चीज़ को डिफाइन ही नहीं करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाएंगे, तो हमारी ये क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ये बेकार हो जाएंगी। तो इसी तरह से कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब भी यही होता है कि कॉपी करना। जिस तरह हम लोग कंस्ट्रक्टर को इसके अंदर कॉपी करके लिख रहे हैं, इसी तरह जब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, यानी इसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर पहले वाले ऑब्जेक्ट को इसके अंदर कॉपी कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग T1 है तो T1 की एक मेमोरी जो है वो मेरे पास यहाँ पर बन गई कुछ इस तरह से। जब मैं T3 के नाम से एक कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो यहाँ पे T3 की भी एक अलग से कॉपी बन जाएगी, लेकिन क्या होगा कि इसके अंदर जो डाटा होगा स्टोर वो सेम इसके अंदर भी स्टोर होगा। यानी इसके लिए मुझे अलग से क्लास बनाने की, अलग से कंस्ट्रक्टर बनाने की, अलग से वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसी चीज़ को मैं यानी T3 के अंदर T1 को इक्वल कर दूंगी। तो मतलब क्या होगा कि ये चीज़ जो है ये दोनों इक्वल हो जाएंगी और T1 की सारी फंक्शनैलिटी जो है वो इस T3 के अंदर आ जाएगी। होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने फेलोज़ के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर।
एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक होता है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इस असाइनमेंट ऑपरेटर का बेसिकली यहाँ पर अगर हम इसको नहीं भी लिखते और जस्ट इसके ऑब्जेक्ट को ही कॉपी कर लेते तब भी हमारा काम जो था वो हो जाना था। तो इसका सिंटैक्स देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट यानी क्लास, क्योंकि ये भी हम लोगों ने एक असाइनमेंट कंस्ट्रक्टर ही बनाना है, मेंबर वाइज कंस्ट्रक्टर ही बनाना है। तो इसमें हम लोग क्लास लेंगे और इसका एक कोई ना कोई ऑपरेटर लगाएंगे, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर को रेफर कर रहा है। तो ये चीज़ जो ये असाइनमेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टेंट लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, असाइनमेंट। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है, एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर और एक होता है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये भी कॉपी कंस्ट्रक्टर के ही रूल को फॉलो करेगा, जस्ट यहाँ पर एंड ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये हमारे पास यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और जब भी हम लोग T2 = T1 करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है देखिए लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर कॉल हुआ है। अब किस तरह से हुआ है कि T2 जो है इसके अंदर T1 स्टोर हो जाएगा, यानी एक तो T1 की अलग से मेमोरी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि T2 के अंदर ही जाकर T1 की जो है वो मेमोरी स्टोर हो जाएगी, यानी इसके लिए हमें अलग से मेमोरी लोकेशन बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आप लोगों को ये समझ आ रही होगी और नेक्स्ट वो हमसे इस तरह की कुछ आउटपुट जो है वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इस चीज़ की जो है वो हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो मैंने इसका कोड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख कर रखा हुआ है। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो F11 प्रेस करने से मैंने इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर था वो 2 दफ़ा यहाँ पर प्रिंट होकर आया है, लेकिन जो मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर था वो सिर्फ एक ही बार में प्रिंट होकर आया है। अब इन दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए या डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर भी इसको बोलते हैं, इसके लिए मुझे अलग से किसी किस्म की कोई भी मेमोरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी ये मेमोरी एलोकेट नहीं करता है। लेकिन जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, जिस चीज़ को हम लोगों ने इसके अंदर कॉपी करना होता है उसकी भी अलग से मेमोरी बनती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक ही कॉपी कंस्ट्रक्टर आया था, लेकिन जब मैंने इसको T3 को T1 के अंदर जो है वो कॉपी कराया तो मुझे एक और जो है वो मुझे यहाँ पर वो प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है, यानी एक और लाइन प्रिंट करके दे रहा है। जबकि ऐसा काम तो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए भी किया था, तो उसने मुझे अलग से क्यों नहीं दिया। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर जब कॉल होता है तो बस वो एक ही लाइन में प्रिंट होगा, वो कोई भी न्यू मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, जबकि कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक न्यू मेमोरी जो है वो एलोकेट करेगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने मैनुअल की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे वाई डू वी नीड टू डिफाइन आवर ओन कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली इस पूरे के अंदर जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि हमारे पास मेमोरी ब्लॉक अलग से बन जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए, और जब हम डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं या डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं तो तब हमें हमारा जो कंपाइलर होता है वो कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेता। तो ये पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है इसके अंदर उन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अगर आप रीड आउट करना चाहते हैं तो देन आपके सामने है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई है एग्जाम्पल नंबर 2, और यहाँ पर हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा शैलो कॉपी को, और हमारे पास आती है डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर की एग्जाम्पल जो है वो मैं टाइप्स जो है वो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन हम इसके अंदर 2 तरह की पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हमारी डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होती है, और दूसरी हम लोग पढ़ेंगे हमारी शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या होती है। अब इन दोनों के लिए हम लोग पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। पॉइंटर्स क्या होते हैं, कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन जो होते हैं उनके लिए ही हम लोग पॉइंटर यूज़ करते हैं मेमोरी को एलोकेट करने के, या चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए कि ये चीज़ कहाँ पर पॉइंट कर रही है, किस लोकेशन पर पॉइंट कर रही है, इस चीज़ के लिए तो हम लोग यही यूज़ करते हैं। तो हम लोग चलते हैं डीप कॉपी शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर की तरफ, ताकि आप लोगों को इसका ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब यहाँ पर तो उन्होंने पूरी डिटेल से नहीं बताया हुआ कि हमारा शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उन्होंने तो हमें कोड से पढ़ाया है। तो मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी पार्ट बता देती हूँ, क्योंकि वाइवा के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों के पास कोई ना कोई इसका आंसर हो। हाँ, तो शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है हमारे पास। शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी हम लोग क्या करते हैं कि अपने वेरिएबल्स के लिए या अपने डाटा मेंबर्स के लिए हम लोग पॉइंटर बनाते हैं। तो शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर में सिर्फ पॉइंटर्स जो होते हैं उन्हीं को ही कॉपी किया जाता है, लेकिन उनके जो पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी जो उनके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस चीज़ को हम लोग इसके अंदर जो है वो यानी कॉपी नहीं करेंगे। जबकि डीप कॉपी में क्या होता है कि हम लोग उनके ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको भी साथ में कॉपी करते हैं। अगर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और कॉपी ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट को चेंज
दोनों ऑब्जेक्ट के जो भी चेंजेस आती हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट करेंगी। तो क्या होगा कि हम लोग सिर्फ इसके जो जिस चीज़ को पॉइंट आउट करना होगा सिर्फ हम लोग उस चीज़ को ही कॉपी करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों के लिए एक सिंपल सा कोड जो है वो लिखा हुआ है, होप सो इस कोड से आपको ज़्यादा अच्छे से शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्लियर हो जाए। इस कोड को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाला कोड जो है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक क्लास ली हुई है टेस्ट के नाम से, और प्राइवेटली मैंने डाटा मेंबर रखा हुआ है डाटा। ठीक है, और लेकिन क्या किया है कि मैंने इसको पॉइंटर बनाया हुआ है, मैंने इस डाटा को पॉइंटर बनाया हुआ है। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। अब आप देख सकते हैं कि जब हम लोग पॉइंटर बनाते हैं तो जब हमने उसको इनिशियलाइज करना होता है तो कोई ना कोई न्यू मेमोरी जो है उसका एलोकेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाया, आप इसको रेगुलर कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि ये चीज़ जो है ये हमारे पास पॉइंटर है। तो जब मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया तो मैंने इसी डाटा के लिए एक न्यू मेमोरी जो है वो एलोकेट कर ली, और फिर इसी पॉइंटर को मैंने यहाँ पर डी के साथ जो है, यानी ये जो मैंने पैरामीटर पास करता है इसके साथ मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया। ये बातें याद रखने वाली होती हैं। ठीक है, चाहे आप रट्टा मार के करें चाहे अंडरस्टैंड करके करें, मेरी पूरी कोशिश है आपको अच्छे से समझ जाए। ये बात याद रखनी है कि जब शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर या डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर में जब हम सिंपल रेगुलर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं तो हमें इसके लिए मेमोरी एलोकेट करना पड़ती है, क्योंकि हमने इस पॉइंटर को ही इनिशियलाइज करना होता है इस डी के साथ। इस प्राइवेटली को हमने पब्लिकली एक्सेस करना है पूरे के पूरे पॉइंटर को। अब हम बात करते हैं शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर की। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाते हैं वो तो आप लोगों को बनाना आता है कि सबसे पहले हमने क्लास का नेम, फिर कांस्टेंट कीवर्ड, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे टेस्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है उसका, यानी यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि डाटा इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट डाटा यूज़ कर देना। अब आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ सिंपल कंस्ट्रक्टर में तो हमने इस पॉइंटर को एक्सेस किया था, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं किया? तो यही तो बात होती है कि शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने सिर्फ जिस डाटा की वैल्यू को एक्सेस करना है, जिस डाटा को एक्सेस करना है, सिर्फ हम लोग उसको ही, शैलो का मतलब होता है मतलब शैलो तरीके से सिर्फ थोड़ा सी, तो हमने सिर्फ उसको ही एक्सेस किया है कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे पॉइंटर लगा देते तो हमें इसके साथ भी पॉइंटर लगाना पड़ता, तो वो हमारा डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर में चला जाता जो हम लोग डीपली देखते हैं। तो शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर में सिर्फ हम लोग डीपली नहीं देखते हैं, हमने सिर्फ इस डाटा को, यानी पॉइंटर को अगर हटा दूं तो सिर्फ इस डाटा को एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया था। ये भी सेम बिल्कुल आम कंस्ट्रक्टर की तरह ही होता है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम लोग पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं डाटा मेंबर्स के अंदर। तो ये भी बात याद रखनी है कि हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए, शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए और डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोगों ने पॉइंटर्स का ही यूज़ करना है। सिर्फ उनके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो डिफरेंस आएगा, उनको एक्सेस किस तरह से करना है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस डाटा की वैल्यू को यहाँ पर शो कराऊँ, तो डाटा की वैल्यू को शो कराने के लिए यहाँ पर मैंने स्टैटिक डाटा लिखा है, यानी अब मुझे डाटा की वैल्यू ही मिलेगी। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि अगर मैंने डाटा से इस मेमोरी का कहाँ पर ये पॉइंट आउट करिए, पॉइंटर कहाँ पे लोकेट हो रहा है, उसकी मेमोरी किस तरह से हम करते हैं, वो भी सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को वहाँ पर दिखाऊंगी। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है डिस्ट्रक्टर। अब सोच रहे होंगे डिस्ट्रक्टर क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जब हम लोग न्यू मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं ना, तो हमें डिस्ट्रक्टर बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी जो है वो एलोकेट ना करता जाए। एक पॉइंट आए जब हमें हमारा डाटा एक्सेस हो जाए तो वहाँ पर जाकर वो उस चीज़ को डिलीट कर दे, आगे जाकर नेक्स्ट हमें कोई भी मेमोरी एलोकेट ना करनी पड़े। मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया T1 के नाम से, और इसके अंदर जो है वो मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू या कोई भी आप कह सकते हैं कि जो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसकी वैल्यू मैंने 7 दे दी है। अब मैंने क्या किया, एक और कंस्ट्रक्टर बनाया T2 के नाम से, और उसके अंदर इस T1 को कॉपी कर दिया। कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम ही होता है कि कॉपी करना। फिर T1 डॉट डिस्प्ले और T2 डॉट डिस्प्ले दोनों को डिस्प्ले करा दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने के बाद जो मेरे पास आया, देख सकते हैं डाटा की वैल्यू आ गई कि कॉपी करने से पहले डाटा की वैल्यू 7 थी, जब कॉपी किया तो मेरे पास एज इट इज़ जो है वो 7 वैल्यू आ गई। अब देखें, ये चीज़ मुझे वैल्यू जो है सिर्फ इस वजह से प्रिंट हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉइंटर लगाया है, और अगर मैं यहाँ पर पॉइंटर ना लगाती, क्योंकि पॉइंटर लगाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉइंटर ही लिया था डाटा मेंबर्स के अंदर। अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को, पॉइंटर को हटा देती हूँ और दोबारा से इसको कंपाइल एंड रन करके देखती हूँ, तो देन मेरे पास क्या होगा कि वो मुझे इस चीज़ की मेमोरी लोकेशन दे रहा है कि यहाँ पर आपका डाटा जो है वो यहाँ पर इस मेमोरी लोकेशन के अंदर बैकएंड पे जाकर स्टोर हुआ है।
ठीक है, आप लोगों को शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर की समझ आ गई। तो नेक्स्ट हम लोग इस एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो इस एग्जांपल में देखें कि सबसे पहले उन्होंने इंट x लिया हुआ है और ये क्या लिया हुआ है, पॉइंटर लिया हुआ है। फिर उन्होंने डमी सा एक इंट m यानी डमी सा उन्होंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, न्यू मेमोरी को एलोकेट किया है। बिल्कुल वैसा ही सारा स्ट्रक्चर है जैसा उन्होंने आपको दिखाया, जैसे मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाया। फिर उन्होंने यहाँ पे गेटर एंड सेटर मेंबर फंक्शन यूज़ किया। आप देख सकते हैं कि रिटर्न करने के लिए भी उसने यानी इस पॉइंटर को ही रिटर्न करना है, और अगर उसने वैल्यू सेट करनी है तो बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे कंस्ट्रक्टर के दफ़ा किया था, जस्ट यहाँ पर न्यू मेमोरी एलोकेट नहीं की। और अगर मुझे सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो मैं क्या करूँगी, इस पॉइंटर को साथ में लिखूंगी, और अगर मुझे एड्रेस पता कराना है तो मैं सिर्फ इस वेरिएबल को ही लिखूंगी। उसके बाद बाकी सारा काम जो है वही का वही हुआ है। जो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो चीज़ गिवन है हमें ये प्रिंट होकर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे उन्होंने हमें आउटपुट जो है वो भी डिस्प्ले करके दे दिया है कि आप लोग इस तरह से इस कोड को कर सकते हैं, और आपकी आउटपुट जो है, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, वो कुछ इस तरह से आएगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। तो वो पूछ रहा है कि ये जो है ये कितनी दफ़ा हमारे पास जो है वो रन होकर आएगा, बल्कि उस चीज़ को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से हमारा शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है और डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो प्रिंट आउट होकर आता है। तो अब आप लोगों को शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट हम चलते हैं डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर की तरफ। तो वो भी मैं आप लोगों को जो है वो कोड की एग्जांपल से ही अंडरस्टैंड करवा देती हूँ, ताकि आपको शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर और डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर में जो डिफरेंस था वो आप लोगों को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए। अब यहाँ पर ये डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर का मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर भी मैंने वही एग्जांपल लिया है जो मैंने शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए ली थी। अब दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, दोनों प्रोग्राम आपके सामने ओपन है। देखिए यहाँ पर मैंने ये पॉइंटर लिया, मैंने कंस्ट्रक्टर भी सेम वही बनाया। अब डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर की तरफ चलते हैं। क्या आपको ये चीज़ वैसी ही नज़र आ रही है जैसे हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर और शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर में थी? तो वैसी ही है, जस्ट डिफरेंट क्या है कि इसके लिए मैंने न्यू मेमोरी एलोकेट की है और इसके लिए मैंने पॉइंटर को एज एन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टैटिक डाटा है, और जब मैंने ऑब्जेक्ट डॉट डाटा किया है, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर किया है, तो साथ में भी मुझे ये स्टैटिक लगाना पड़ा, इस पॉइंट्स को भी पॉइंट आउट करना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है अपनी डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए, और ये चीज़ जो है ये आप लोगों को याद रखनी है अपनी शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए। आमतौर पर शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो सेम होता है, सिंपल जो हमारे यूज़र डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर होते हैं उसी की तरह का ही होता है। उसके बाद बाकी सारे का सारा काम जो है इसका सेम है, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं, दोबारा से पीछे जाए और वीडियो को पॉज करके देख। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, अब ये x और y गिवन है, और फिर उन्होंने इन दोनों को कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू किया है और कहा है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो क्या आएगी। तो आप लोग इस प्रोग्राम को अगर लिखोगे तो आपको इसकी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होती है वो मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन किया, पूरे का पूरा कोड किया हुआ है, और फिर कोड करने के बाद मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। तो रन करने के बाद जो मेरी इसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट आई है वो x = 0, y = 0, क्योंकि कोई भी मैंने वैल्यू जो है वो इसके अंदर अभी स्टोर नहीं की। आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर भी आप लोग इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग तो नेक्स्ट हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक कह रहे हैं कि ये कितनी दफ़ा रन होकर आएगा। तो मोस्टली आप लोग इसको भी रन करके देखें तो ये खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रोग्राम कितनी दफ़ा आपके पास रन होकर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हम लोगों ने जो है वो डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ किया, तो मोस्टली ये 1 या 2 बार ही रन होकर आएगा मेरे पास। अब अभी हम लोग इस चीज़ को बाद में देखेंगे। पहले हम लोग शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर का उन्होंने एक प्रोग्राम गिवन किया है, और ये कहा है कि आपके पास ये जो आउटपुट नज़र आ रही है बिल्कुल सेम इसी तरह की आउटपुट जो है वो हमें नज़र आनी चाहिए। अब इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, वो आप लोगों को कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास हमें ये प्रिंट होकर आए ऑब्जेक्ट 1, और जो फीट, इंचेस और एड्रेसेस है ये सारा कुछ आपको उन्होंने आउटपुट गिवन किया है कि ऑब्जेक्ट 1 जो है ये चीज़ है। यानी हमें अपने प्रोग्राम में जो क्लास बनानी होगी उसके अंदर हमें सिर्फ इतना सा ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये चीज़ जो है वो शैलो कॉपी होकर हमारे पास कुछ इस तरह से हमें प्रिंट आउट होकर आए।
अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जब शैलो कॉपी का हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग जो फीट है, इंचेस, इन्होंने जो हमें डाटा मेंबर्स गिवन किए हैं, आप प्रोग्राम की स्टेटमेंट को रीड आउट करें। राइट अ C++ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिस्टेंस क्लास, यानी क्लास का नाम क्या है, डिस्टेंस क्लास है, विद फीट एंड इंचेस एज अ डाटा मेंबर्स। इसमें डाटा मेंबर्स कौन से होंगे, फीट एंड इंचेस। यूज डिफॉल्ट मेंबर वाइज असाइनमेंट ऑपरेटर टू प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड आउटपुट, यानी डिफॉल्ट मेंबर वाइज ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी जो कंस्ट्रक्टर है एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम उसी को ही यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट को ही कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे शैलो कॉपी ऊपर टास्क का नाम ही शैलो कॉपी है। तो शैलो कॉपी का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने ये जो फीट और इंचेस लेने हैं डाटा मेंबर्स, उनको हमने एज अ पॉइंटर रेफर करना है, क्योंकि पॉइंटर लेंगे तभी जाकर हमें इनके जो एड्रेसेस है वो मिलेंगे। अब मैं आपको इसकी कोडिंग दिखा देती हूँ। इसकी कोडिंग देखिए, सबसे पहले तो क्लास बनाई है डिस्टेंस के नाम से, उसके बाद फीट और इंचेस दोनों को हम लोगों ने एज अ डाटा मेंबर्स लिए हैं और दोनों को पॉइंटर रेफर किया है। फिर हम लोगों ने एक सिंपल जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाते थे ये भी मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सबसे पहले तो हमें इसके लिए न्यू मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि इस चीज़ को यहाँ पर जो मैंने पैरामीटर पास कराया होगा उसके थ्रू मैंने इसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल रेगुलर कंस्ट्रक्टर की समझ आ गई। अब एक और बात कि मैंने यहाँ पे कोई भी कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में देखें तो उन्होंने कहा है मेंबर वाइज असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का। तो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो देन वो कोई इशू नहीं बनाएगा, बल्कि उसी के ऑब्जेक्ट जो होंगे उसको ही हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। देखिए यहाँ पे कोई भी आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर नजर नहीं आ रहा। शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब भी ये होता है कि हम लोग उस कॉपी कंस्ट्रक्टर को ना भी बनाए तब भी हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी होकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर डिस्प्ले क्या कराना था, हमारे पास फीट था, इंचेस था, फीट और इंचेस दोनों के एड्रेसेस जो थे वो हमें प्रिंट कराने थे। सबसे पहले हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट 1 के नाम से, और इसके अंदर 12 और 34 दोनों वैल्यू जो है वो हमने कंस्ट्रक्टर के तौर पर जो है उसको वैल्यू दे दी। फिर ऑब्जेक्ट 2 बनाया और इसके अंदर ऑब्जेक्ट 1 जो है उसको हम लोगों ने कॉपी करा दिया। अब थोड़ा सा चूंकि हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ें जो है ये प्रिंट आउट करके देनी है कि सी आउट में सबसे पहले आ रहा है ऑब्जेक्ट 1 आ रहा है और ऑब्जेक्ट 1 में ये सारी चीज़ें जो है मुझे प्रिंट होकर आए। लेकिन जब मैंने ऑब्जेक्ट 2 बनाना है तो तब भी मुझे कुछ इस तरह का ही फॉर्मेट जो है वो मुझे मिले। अब मैं F11 प्रेस करके अगर इसको रन करती हूँ तो मेरी आउटपुट जो है वो कुछ सेम उस तरह की आउटपुट से मैच हो रही है जिस तरह से हमें उन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर जैसे मुझे आउटपुट चाहिए थी, मुझे ये आउटपुट जो है वो कुछ इस फॉर्म में भी मुझे यहाँ पर प्रिंट होकर मिल रही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने प्री लैब एक्टिविटी के लास्ट टास्क की तरफ, डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसके स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है राइट अ C++ प्रोग्राम टू क्रिएट अ कंटेनर क्लास विद अ कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर एंड अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी एक क्लास है जिसका नाम क्या है, कंटेनर। उसके बाद इसके अंदर कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो हमने इम्प्लीमेंट करने हैं यूजिंग द डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर from one object to another. The container class should have a set dimension. अब यहाँ पर हमें एक डायमेंशन सेट करनी है और क्या है, कंटेनर क्लास जो है उसके अंदर सेट करना है हमने फंक्शन टू सेट द डायमेंशन एंड शो डाटा, और एक हमें फंक्शन लेना है डाटा को शो कराने के लिए जो कि कंटेनर की जितनी भी डायमेंशंस होंगी उन सबको शो कराएगा। वन ऑफ द 3 डायमेंशन शुड यूज अ पॉइंटर टू डायमेंशन, यानी इनमें से कोई एक ऐसी होनी चाहिए जो मेरे पास जो है वो पॉइंटर का यूज़ करेगी। और साथ में उन्होंने इसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट भी बता दी है कि आप लोगों के पास कुछ इस तरह से जो आउटपुट है वो प्रिंट होकर आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ये वाला जो प्रोग्राम है इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को ओपन करते सबसे पहले आप लोग देखें कि मैंने एक क्लास बनाई है कंटेनर के नाम से। उसके बाद डायमेंशंस का है, तो जारी बात है जब 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो इसमें लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट जो है वो आ जाती है। तो उन्होंने कहा था कि वन ऑफ यानी इन 3 में से किसी एक को आप लोगों ने क्या करना है कि एक पॉइंटर बनाना है। तो मैंने क्या किया कि जो मेरे पास हाइट वाला था इसको मैंने पॉइंटर के तौर पर यूज़ कर लिया। फिर मैंने इसका एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाना था और यही मेरे पास क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है
ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, इसके अंदर हाइट के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पर न्यू मेमोरी एलोकेट करके हाइट को जो पॉइंटर था उसको एक्सेस कर लिया। उसके बाद मैंने इसके लिए जहाँ मैंने पॉइंटर यूज़ किया था, जहाँ जिसके लिए मैंने न्यू मेमोरी एलोकेट की थी, उसके लिए मैंने एक डिस्ट्रक्टर बना दिया और इस हाइट का जो मेमोरी थी उसको डिलीट कर दिया। फिर उन्होंने कहा था एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है डीप कॉपी के लिए। तो जिस चीज़ को डीप कॉपी का मतलब ही होता है कि जिस चीज़ को हमने एज अ पॉइंटर लिया होता है कि उसका जो हम लोग उस चीज़ को इनिशियलाइज करते हैं वो भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास वो भी पॉइंट आउट ही होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि फंक्शन टू सेट द डायमेंशन। तो डायमेंशन को सेट करने के लिए भी हम लोगों ने एक पैरामीटराइज जो फंक्शन था वो बनाया। एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक था पैरामीटराइज फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन था डायमेंशन को सेट करने के लिए, तो हम लोगों ने इसको भी एक्सेस कर लिया। उसके बाद फंक्शन बनाना था जो इन सब चीज़ों को मुझे डिस्प्ले कराएगा, ठीक है, शो डाटा के नाम से उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर जाकर मैंने सारा कुछ जो है वो यहाँ पर एक्सेस कर लिया। उसके बाद हम मेन फंक्शन के अंदर गए, वहाँ पे हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया R1 के नाम से, ठीक है, क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर चाहिए था तो रेक्टेंगल के नाम से R1 के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर जो वैल्यूज़ थी वो मैंने स्टोर करा दी। फिर मैंने रेक्टेंगल 1 लिखा और रेक्टेंगल 1 लिख के सबको ऊपर से मैंने जो डाटा शो करा था उसको एक्सेस कर लिया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो मैंने R2 दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर जो है R1 की जो जितनी भी वैल्यू थी उन सबको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसका डाटा जो है दोबारा से मैंने शो आउट करा लिया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने डायमेंशन को चेंज कर लिया, रेक्टेंगुलर 1 की जो डायमेंशन थी वो चेंज कर दिया। पहले डायमेंशन क्या थी, जो लेंथ थी 12 थी, ब्रीथ थी जो क्या थी 14 थी और हाइट जो थी वो 16 थी, ब्रेथ जो थी। फिर मैंने क्या किया कि लेंथ को 14 कर दिया, फिर जो ब्रेथ थी उसको 12 कर दिया और जो हाइट थी उसको 22 कर दिया और सेम इसी तरह से मैंने इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया। अगर मैं इसको रन करके दिखाती हूँ तो रन करने के बाद जो है वो मेरे पास कुछ इस तरह से मुझे वैल्यू शो कराएगा जिस तरह से उन्होंने एक्सपेक्ट की हुई थी, यानी मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो मेरे लिहाज से कुछ इस तरह से प्रिंट होकर आई है। अगर जहाँ पे आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी कि ये एड्रेस जो है ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, तो इस एड्रेस की जो वैल्यू है वो आप लोग देख सकते हैं कि ये पॉइंटर के थ्रू आ रही है। ये जो पॉइंटर है इस चीज़ के थ्रू जो है वो मुझे आ रही है। अगर हमने ये बात नोट करनी है कि मैंने तो पॉइंटर सिर्फ इसका बनाया हाइट का और मेरे पास तो एड्रेस भी इसका आएगा, तो ये लेंथ और ब्रीथ की एड्रेस किस तरह से मैं फाइंड आउट करूँगी, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये जो एड्रेस ऑपरेटर इसके साथ। तो एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है, इस चीज़ की एड्रेस इस चीज़ का एड्रेस बताता है हमें, ठीक है। तो आप लोगों को ये मैं एक दफ़ा फिर से दिखा देती हूँ प्रोग्राम, ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर लो और इसको आप लोग अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लो। तो ये था आज का हमारा टास्क, जो था हमारा प्री लैब एक्टिविटी मैनुअल नंबर 3 का। तो नेक्स्ट टास्क जो है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक आप लोग जो है वो इसको प्रैक्टिस करें और शैलो कॉपी, डीप कॉपी क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर और सिंपल कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस होता है, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग उनको साथ साथ नोट कर लें और आपके वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।